बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे या हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है और इसमें ये बेस टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल और ये अमीटर टर्मिनल है। इसकी टर्मिनल्स को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया हुआ है और अमीटर टर्मिनल को मैंने इस तरह से एक्सटेंड किया हुआ है कि ये कॉमन अमीटर बाइसिंग की तरह से बिहेव करे। तो इस ट्रांजिस्टर का हम इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे हाइब्रिड मॉडल में। हाइब्रिड मॉडल बेसिकली एक ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है जो कि ट्रांजिस्टर के सर्किट एनालिसिस को बहुत ही ईजी बना देता है। और ये सर्किट जो हम यूज़ करते हैं एसी सर्किट एनालिसिस जब भी हम करते हैं, जब हम एम्पलीफायर की बात करते हैं उसमें एसी सर्किट एनालिसिस जब हम करते हैं तब उस सर्किट के एनालिसिस को बहुत ही ईजी बना देता है। तो देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है या किस तरह से ये ड्रॉ किया हुआ मैंने। तो ये मेरे पास बेस टर्मिनल है और हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट जो मेरे पास ये है इसमें ये बेस टर्मिनल है। और बेस मीटर जंक्शन हमें पता है कि इसकी एक इनपुट रेजिस्टेंस भी होती है और ये मैंने यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लगा दी है। और यहाँ पे बेस मीटर जंक्शन जो है ये एक एज ए वोल्टेज सोर्स भी काम कर रहा होता है क्योंकि इसको हमें फॉरवर्ड बाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक डीसी के केस में 0.7 वोल्टेजेस होते हैं और एसी के केस में हम यहाँ पे मानते हैं कि ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह से काम करता है। जिस तरह से डीसी में डायोड के केस में हमने पढ़ा था कि जो कंप्लीट मॉडल ऑफ डायोड में ये जो बेस मीटर जंक्शन है ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा होता है। तो इस मॉडल में भी हम बेस मीटर जंक्शन की जगह पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। तो ये एसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये मोस्टली यूज़ ही हम एसी सर्किट एनालिसिस के लिए करते हैं। तो ये बेस और ये यहाँ पे अमीटर के साथ मिला हुआ है और कॉमन अमीटर के लिए हमने अमीटर टर्मिनल को ग्राउंड किया हुआ है। ये अमीटर टर्मिनल है मेरे पास। और फिर अब कलेक्टर अमीटर टर्मिनल की तरफ देखते हैं। ये कलेक्टर टर्मिनल है हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल में, ये मेरे पास कलेक्टर टर्मिनल है और कलेक्टर से अमीटर की तरफ हमारे पास एक करंट सोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल में। बेसिकली जब बेस अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है तो कलेक्टर से अमीटर की तरफ करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और जब कलेक्टर से अमीटर की तरफ करंट फ्लो करता है तो ये एक करंट सोर्स की तरह काम करता है ट्रांजिस्टर कलेक्टर से अमीटर की तरफ। तो यहाँ पे हमने कलेक्टर से अमीटर की तरफ एक करंट सोर्स लगाया हुआ है और जो कलेक्टर और अमीटर के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसको हमने इससे शो किया हुआ है, इस रजिस्टर से। अब हम देखते हैं कि इनके स्पेसिफिक नाम है। ये जो रजिस्टर है इसको इनपुट बेस रेजिस्टेंस बोलते हैं और ये एसी इनपुट बेस रेजिस्टेंस है। जो आमतौर पे हम दूसरी आर इन बेस जो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ी वो डीसी इनपुट बेस रेजिस्टेंस थी और ये एसी इनपुट बेस रेजिस्टेंस है। इसको जो हम नाम देते हैं वो एच आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनपुट बेस रेजिस्टेंस को हम एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कलेक्टर अमीटर रेजिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/HO से। ये हमारे पास जो है इनपुट रेजिस्टेंस होगी और ये हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस होगी। ये बेसिकली HO जो है ये हमें डायमेंशन देता है कंडक्टेंस की। अभी आगे बात करेंगे हम कि इनकी डायमेंशन क्या हैं। और ये वोल्टेज सोर्स है मेरे पास, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HRVO रिवर्स वोल्टेज गेन। और ये जो करंट सोर्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HFIB या इनपुट करंट। तो ये नोटेशंस हम यूज़ करते हैं किसी भी जो है हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल के लिए या फिर ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट मॉडल के लिए, हाइब्रिड मॉडल के लिए। ये इनपुट रेजिस्टेंस के लिए HI और जो बेस रेजिस्टेंस है उसके लिए हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाई इसके लिए HI। इधर जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है 1/HO और यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है HRVO और यहाँ पे जो हमारे पास करंट सोर्स है HFIB। अब अगर ये कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है तो इन तमाम पैरामीटर्स H पैरामीटर्स जो जितने भी हैं इनके साथ आप E लगा दें सबस्क्रिप्ट में। तो ये शो करेगा कि ये आपने कॉमन अमीटर बाइसिंग के लिए ये सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह से अगर आप कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर के लिए आप जब इनको लिखेंगे तो फिर जब उनके लिए ड्रॉ करेंगे तो फिर ये कॉमन बेस के लिए आप जब ड्रॉ करेंगे तो फिर ये होगा HI। इसके साथ सबस्क्रिप्ट में आप लगा देंगे स्मॉल b, इसके साथ भी b और यहाँ पे भी b। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल जो है बेस का और ये कॉमन कलेक्टर का और ये हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल हमारे पास है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का और ये हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल है हमारे पास कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं बता दूँ वो ये
कि ये जो नोटेशन है ये आप कई बुक्स में देखेंगे कि वो यहाँ से 1/HOE से रिप्रेजेंट किया होगा, और कई बुक्स में इसको सिर्फ सिंपली HOE से रिप्रेजेंट किया होगा। तो यहाँ पे मैं ये दोनों को यहाँ पे बता देता हूँ। जब तो ये 1/HOE से रिप्रेजेंट किया जाएगा तब ये आप इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये जो यहाँ पे हमने एक लगाया हुआ है इसको हम रजिस्टर बोलेंगे। लेकिन जब ये सिंपल HOE से रिप्रेजेंट किया जाएगा तब ये आप इसको बोलेंगे कि ये कंडक्टेंस है, जो रेजिस्टेंस का उल्ट जो है कंडक्टेंस। बेसिकली ये जो HOE जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल इस फॉर्म में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कलेक्टर से मीटर के दरमियान में कितनी कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ही कलेक्टर से मीटर की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो ये जो HO पैरामीटर है ये बेसिकली कंडक्टेंस बताता है। तो आगे नेक्स्ट मैं जितनी भी नोटेशन यूज़ करूँगा वो HOE से इसको रिप्रेजेंट करूँगा। मोस्ट बुक्स जो हैं वो HOE से रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन कई बुक्स 1/HOE से भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब ये लिखा जाएगा तब आप इसको सिंपल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और सर्किट के अंदर या कैलकुलेशन के अंदर इसको एज ए रेजिस्टेंस डील करेंगे। लेकिन जब HOE इसको लिखा जाएगा तब आप इसको एज ए कंडक्टेंस डील करेंगे। तो अब ये जो हमारे पास हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट आया है इसकी दो इक्वेशंस हम ड्राइव करेंगे इसी से। अगर मैं इनपुट जो हमारे पास ये एक लूप बन रहा है, मेरे पास बेस और मीटर के दरमियान में जो मेरे पास एक ये लूप बन रहा है, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास इनपुट वोल्टेजेस होते हैं, VB लिख लें या VI लिख लें, इसको आप किसी भी नोटेशन से लिख सकते हैं। आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि यहाँ पे मैं अब स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहा हूँ सबस्क्रिप्ट के अंदर। ये इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम AC करंट या AC वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ जब DC एनालिसिस की बात कर रहे थे तो हम कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे थे, कैपिटल I और यहाँ पे कैपिटल B वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो जब भी आप देखें स्मॉल लेटर्स तो वो AC करंट के लिए होगा। तो ये मेरे पास इनपुट वोल्टेजेस हैं, और यहाँ पे इस लूप के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊँ मैं, तो मेरे पास इनपुट वोल्टेजेस बराबर होंगे, कुछ वोल्टेजेस जो इस रजिस्टर पे ड्रॉप होंगे और कुछ वोल्टेजेस जो इस वोल्टेज सोर्स पे ड्रॉप होंगे। तो इन दोनों के वोल्टेजेस जो हैं वो बराबर होंगे VI के, और इसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसको मैं IB बोलूँगा। तो अब अगर मैं इसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊँ तो VI बराबर होगा वोल्टेजेस जो इस रजिस्टर पे ड्रॉप हो रहे हैं और बाकी जो वोल्टेजेस जो यहाँ पे हैं उसके सम के। तो ये मेरे पास इनपुट लूप के लिए जो मेरे पास फार्मूला बनेगा वो ये होगा। तो VB इक्वल्स टू HIE IB। तो ये मेरे पास जो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें करंट से, तो इस जो रेजिस्टर के अक्रॉस जितना वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, प्लस HREVO आउटपुट वोल्टेजेस हैं। यहाँ पे इस केस में आउटपुट वोल्टेजेस कलेक्टर वोल्टेजेस के इक्वल होंगे। तो मैंने VO जो है वो VC से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे पास VC आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी इक्वेशन आउटपुट लूप के लिए अगर हम देखें तो आउटपुट लूप पे चूँकि उस तरह से जिस तरह से ये वोल्टेजेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस तरह से हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दो जो ये रजिस्टर और यहाँ पे करंट सोर्स जो है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम बेहतर यह है कि KCL यूज़ कर लेते हैं, किरचॉफ करंट लॉ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स हमारे पास आया हुआ है। तो किरचॉफ करंट रूल हमें क्या कहता है कि आउटपुट जो यहाँ पे करंट है वो बराबर होगा जो इन दोनों जहाँ पे करंट जिन दो लूप्स में डिवाइड हो रहा है, एक तो इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है और दूसरा इस करंट सोर्स में से जो करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो आउटपुट करंट जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ IC से, क्योंकि कलेक्टर मेरे पास इस टाइम पे आउटपुट पे है। तो आउटपुट करंट बराबर होगा कुछ करंट जो इस रजिस्टर से पास कर रहा है और कुछ करंट जो इस मेरे पास जो ये करंट सोर्स है इसमें से पास कर रहा है। तो ओहम लॉ यूज़ करें अगर हम तो V इक्वल्स टू IR। तो इस रजिस्टर के लिए जो मैं रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ वो ये है, तो I इंटू R। तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो मैं यहाँ से HOE को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस जगह पे। तो V इक्वल्स टू I 1/HOE। मुझे अगर करंट चाहिए तो HOE को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास करंट आ जाएगा इस रजिस्टर के लिए। तो मेरे पास आउटपुट करंट जो है वो बराबर होगा जो HFE HIB ये जो मेरे पास ये करंट सोर्स है ये, प्लस HOE और VC। तो मेरे पास जो वोल्टेजेस हैं इस रजिस्टर के वो वही वोल्टेजेस होंगे जो आउटपुट के वोल्टेजेस हैं, क्योंकि ये पैरेलल है आउटपुट के। तो आउटपुट के जो वोल्टेजेस होंगे वही इस रजिस्टर के वोल्टेजेस होंगे। वोल्टेजेस को मल्टीप्लाई कर दें HOE से तो वो हमारे पास करंट आ जाएगा। तो वो मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। और ये दो इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट को यूज़ करके सर्किट एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये दो इक्वेशंस हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अब जो है बीजेटी एम्पलीफायर बनाएंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज़ करके एक एम्पलीफायर बनाएंगे और उसमें हम जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे बाइसिंग की, वो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग यूज़ करेंगे और फिर इससे एम्पलीफायर बनाएंगे हम फिर हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल यूज़ करके, उससे करंट गेन, वोल्टेजेस गेन और फिर उससे हम पावर गेन, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, ये सारे पैरामीटर्स फाइंड करेंगे इंशाल्लाह।